हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज की क्लास को मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है हमारा? वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम क्या है? क्या है इसका नियम? इसका उत्तर देखो। किसी विलगित निकाय का कुल वैद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी आवेश को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये हो गया इसका उत्तर। अब देखो प्रश्न संख्या 2 क्या है हमारा? कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखिए। किसमें? कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, ये हो गया कूलाम का नियम सदिश रूप में। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 3, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक को बीमीय सूत्र लिखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका मात्रक तो है देखो न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। और इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? इसका बीमीय सूत्र होगा mLT की पावर -3 A की पावर -1। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसका मात्रक लिखना है। इसका उत्तर देखो क्या होगा? किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा देखो यहाँ पर, इसमें ब्रैकेट में P = Q × 2L। ठीक है, क्या हो जाएगा? P = Q × 2L। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर यानी सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप लिखिए। ठीक है, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप क्या होगा? इसका उत्तर देखो। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? E × dA = Q/ε0। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 6, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है समविभव पृष्ठ से? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। इस पर किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। ठीक है, शून्य होता है। अब देखो अगला प्रश्न संख्या 7, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 eV की परिभाषा एवं जूल में मान लिखिए। क्या होगा इसका उत्तर? वह ऊर्जा जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये होगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अपवाह ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत औसत वेग से उच्च विभव की ओर गति करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या होगा? धारा घनत्व J और अपवाह वेग BD में संबंध लिखिए। क्या संबंध होगा इसमें? जहाँ n प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E आवेश है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? J = NeVd। ठीक है, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध।
अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता का मात्रक एवं विमा लिखिए। इसकी विमा, इसका मात्रक क्या होगा? देखो उत्तर देखो, यहाँ पर मात्रक है इसका ओम मीटर, और बीमी सूत्र क्या है इसका? बीमी सूत्र है ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -2। ठीक है, ये हो गई इसकी विमा। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच सेल के भीतर उसके विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को, रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर कहते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध आर कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 12, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? किस पर आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम? इसका उत्तर हो जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर? आवेश संरक्षण के नियम पर। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 क्या है? बायो-सेवर्ट नियम का सूत्र लिखिए। इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला क्या है? dv इक्वल μ0/4 इंटू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। क्या लिखिए? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? इसका उत्तर देखो, बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घिरे कुल धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? B इंटू DL इक्वल μ0 I। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? लॉरेंज बल किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए लॉरेंज बल, और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होगा लॉरेंज बल? उत्तर देखिए यहाँ पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? F इक्वल QE प्लस V इंटू B, यानी B मल्टीप्लाई V। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप क्या है? प्रश्न संख्या 16, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? कितना होता है? इसका उत्तर क्या होगा? कार्य शून्य यानी 0 होता है। क्योंकि बल और वेग की दिशा परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, क्या होती है? परस्पर लंबवत होती है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है? जल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका उत्तर क्या होगा? कुंडली के फेरों की संख्या n बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ाकर, या फिर एकांक एटन आघूर्ण K को घटाकर जल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 18 क्या है? अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है और इसका आदर्श प्रतिरोध कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए इसका आदर्श प्रतिरोध? तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19, वोल्ट मीटर का उपयोग क्या है तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? कितना होता है? उत्तर देखो इसका, यह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के काम आता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण डिप एंगल का मान कितना होता है? कितना होता है नमन कोण का मान? 90 डिग्री। नमन कोण का मान ध्रुवों पर 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 21, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऋणात्मक काई का मान छोटा और ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है? छोटा और ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 22, क्यूरी का नियम लिखिए। क्यूरी का नियम क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय सुग्राहिता उनके निरपेक्ष ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? काई व्युत्क्रमानुपाती 1/T।
काई व्युत्क्रमानुपाती 1/t। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम लिखिए। क्या लिखिए? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या होगा? किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। किसके? समय दर के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पर, E = -d∅/dt। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है? तो लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम पर काम करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 25। स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन का मात्रक फॉर्मूला क्या होता है सेल्फ इंडक्शन का? इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी एच या फिर वेबर पर एम्पियर इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है? भंवर धाराएं क्या हैं? क्या हैं भंवर धाराएं? प्रश्न संख्या 26। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चालक के संपूर्ण आयतन में जल के भंवर जैसी प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 27। प्रत्यावर्ती धारा के शिखरमान और वर्ग माध्यमूल यानी वर्ग माध्यमूल RMS मान में संबंध लिखिए। क्या संबंध होगा इसमें? इसका उत्तर होगा IRMS = I0/√2 इक्वल क्या हो जाएगा? 0.707 I0। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें संबंध। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 28। क्या होगा? शुद्ध प्रेरक परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के बीच कलांतर कितना होता है? कितना होता है धारा के बीच कलांतर? देखो, धारा वोल्टता से कला में π/2 यानी 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। ठीक है, क्या होती है? 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 29। अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? कितनी होगी LCR परिपथ की प्रतिबाधा? उत्तर होगा न्यूनतम, जो कि प्रतिरोध के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है? Z = R, प्रतिरोध के बराबर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 30। शक्ति गुणांक cos फाई का न्यूनतम और अधिकतम मान कितना होता है? कितना होगा इसका अधिकतम और न्यूनतम मान? इसका उत्तर देखो, न्यूनतम मान तो इसका 0 और अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो अब, प्रश्न संख्या 31। क्या है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर? इसका उत्तर क्या होगा? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 32। क्या है? प्रश्न संख्या 32 क्या है? क्या ट्रांसफार्मर DC पर कार्य कर सकता है? कारण दीजिए। तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि DC से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 33। क्या है? विस्थापन धारा ID का सूत्र लिखिए। विस्थापन धारा ID का सूत्र क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ID = ε0 × dφE/dt। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 34। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली तरंगों के नाम लिखिए। तो क्या होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकतम तरंगदैर्ध्य कौन सी है? रेडियो तरंगें। और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कौन सी है? गामा किरणें। ठीक है, अधिकतम तरंगें रेडियो तरंगें, न्यूनतम तरंगें होंगी गामा किरणें। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 35। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। 2 आवश्यक शर्तें क्या क्या है? पहली क्या है? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई पहली शर्त। दूसरी क्या हो गई? आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होगी दूसरी? आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 36। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैगनी। वायलेट रंग का विचलन सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 37।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? उत्तर होगा इसका डायोप्टर। ठीक है, क्या है? डायोप्टर या फिर M-1, लेकिन ज़्यादातर हम डायोप्टर डी ही लिखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 38। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगें। किस प्रकार की? यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगें। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 39। क्या हो जाएगा? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए दोनों स्रोत कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा दोनों ही स्रोत कला संबंध होने चाहिए। कैसे? कला संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 40। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई W का सूत्र लिखिए। इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र हो जाएगा W इक्वल लैम्डा इंटू D अपॉन D। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 41। प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है प्रकाश के विवर्तन से? प्रकाश का किसी अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 क्या है? ध्रुवर कोण IP और माध्यम के अपवर्तनांक N में क्या संबंध है? क्या संबंध होगा इनमें? इसका उत्तर हो जाएगा ये N इक्वल 10 IP। क्या संबंध होगा इसमें? N इक्वल 10 IP। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 43। क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करेगी? इसका उत्तर हो जाएगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। किस पर? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। अगला प्रश्न देखो अब, प्रश्न संख्या 44। दे ब्रॉगली यानी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। क्या सूत्र है इसका? इसका सूत्र है लैम्डा इक्वल H अपॉन P इक्वल H अपॉन MP। ठीक है, क्या हो गया? लैम्डा इक्वल H अपॉन P इक्वल H अपॉन MB। अब अगला प्रश्न देखो, क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 45। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में आती है? कौन सी श्रेणी आती है दृश्य भाग में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गामा श्रेणी। गामा श्रेणी दृश्य भाग में आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्या है प्रश्न? परमाणु के नाभिक का आकार किस कोटि का होता है? किस कोटि का होता है परमाणु के नाभिक का आकार? इसका उत्तर हो जाएगा 10⁻⁻15 M यानी 1 फर्मी। कितना हो जाएगा? 1 फर्मी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 47। क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल की तो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नाभिकीय बल की तो प्रमुख विशेषताएं। पहली क्या है? प्रकृति का सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल। ठीक है, दूसरी क्या है? आवेश स्वतंत्र तथा अतिलघु परास का होता है। ठीक है, ये दोनों हो गई नाभिकीय बल की तो प्रमुख विशेषताएं। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 48। PN संधि डायोड के अक्षय परत में क्या होते हैं? क्या होते हैं? इसका उत्तर आ जाएगा गतिहीन आयन। ठीक है, इमोवाइल आयंस। इमोविल आयंस गतिहीन आयंस होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो गया ये। अब अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 49। क्या है? दिष्टकारी का क्या कार्य है? दिष्टकारी का क्या कार्य है? क्या कार्य है इसका? प्रत्यावर्ती धारा AC यानी अल्टरनेटिव करंट को दिष्टधारा DC यानी डायरेक्ट करंट में बदलना। ठीक है, ये दिष्टकारी का कार्य है, वर्ग है। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 50 यानी 50। सौर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? सौर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? इसका उत्तर होगा सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सौर सेल सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, चेंज करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।